हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। हम पढ़ेंगे आज 181। ये हमारा जो कोर्स है कंपलसरी कोर्स है। ऑलमोस्ट जो है आपके सभी प्रोग्राम्स वाले अगर स्टूडेंट्स हैं या फिर कोर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास कंपलसरी है। ये हमारा क्या होता है, एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, जिसमें से आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं 18। ठीक है, आज हम इसी के कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं। बस थोड़ा सा जो क्वेश्चन देता है एग्जामिनर वो घुमा फिरा करके देता है। ठीक है, आप यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घूम जाते हैं यहीं पर ही, तो उन्हीं पर ही टॉपिक पर बात करने वाले हैं और 2-4 एमसीक्यूज पर बात करेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विद टॉपिक्स। ओके, यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है, हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूटोन, प्लैंकटन एंड नेक्टोन एंड देन बेंथोस। इन पर बात करने वाले हैं। आप इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए 181 का, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर टकराता है। मोस्टली 2 क्वेश्चंस होते हैं जो कि टकराते हैं, तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। यहीं पर ही कंफ्यूजन होती है, हमें नहीं पता होता है कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको जानते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं हम नेक्टोन के बारे में। ठीक है, नेक्टोन, एनिमल्स दैट स्विम फ्रीली इन द वाटर लाइक फिश एंड टर्टल्स। नेक्टोन, यहाँ पर आप नेक से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक, जिनकी जो गर्दन होती है बहुत स्ट्रांग होती है विद वाटर के फ्लो के साथ। अगर यहाँ पर हमारा जो पानी है या ओशन में जितना भी पानी है वो जैसे फ्लो करता है, ये जो एनिमल्स होते हैं वो वैसे ही उसके साथ फ्लो करते हैं, ये कहलाते हैं हमारे नेक्टोन। ठीक है, हम इसको विद फिगर समझेंगे। ओके, नेक्टोन की यहाँ पर बात हो रही है। अभी हमने नेक्टोन पढ़ा, नेक्टोन ये रहा आपका नेक्टोन। ठीक है, अब ये बीच में है, यानी कि आपने अभी देखी होगी शार्क वगैरह, फिशेस वगैरह देखी है। ठीक है, तो ये कैसी होती है, ये ऊपर नीचे कैसी भी आ जाती है। ठीक है, विद वाटर। अगर वाटर इधर जाएगा तो ये वाटर के साथ इधर उधर कैसे भी जा सकती है। वाटर का फ्लो कैसा भी हो ये स्विम कर लेती है। ठीक है, तो यही एनिमल्स क्या कहलाते हैं, आपके नेक्टोन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमारा आता है नेक्टोन के बाद सीधा सा प्लैंकटन। प्लैंकटन होते हैं छोटे छोटे से एनिमल्स, यहाँ पे लिखा है टिनी फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म जो कि वाटर में होते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंकटन एंड जूप्लैंकटन। अब इन्हें कैसे समझेंगे आप, फाइटो क्या होते हैं और जू क्या होते हैं। यहाँ पर आप सीधा PHY से समझ सकते हैं। PHY का मतलब है सीधा, यहाँ पर क्या है, प्लांट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जू है, दिल्ली का जू आप सबने सुना है, कौन रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्लांट और एनिमल्स क्या कहलाते हैं, प्लैंकटन कहलाते हैं। और कौन कौन से ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत टिनी से होते हैं। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट, ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्लैंकटन। एक बार जान लेते हैं इनके बारे में विद फिगर। ओके, प्लैंकटन ये क्या रहते हैं, पानी की थोड़ी सी ऊपर सतह पर रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऊपर नहीं रहते, बिल्कुल ऊपर सरफेस पे नहीं रहते, थोड़े से डीप जाते हैं लेकिन बहुत डीप भी नहीं जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्लैंकटन। और साथ में जैसा यहाँ पर वाटर का फ्लो होता है, जैसे एक ओशियन में, रिवर में वाटर का फ्लो होगा, ये उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, स्विम कर सकते हैं। जैसे कि अगर पानी क्या है, इधर की साइड बह रहा है तो इस साइड बहेंगे, इसी साइड स्विम करेंगे। और अगर पानी इस साइड होगा तो ये भी क्या होंगे, जो प्लैंकटन होते हैं इसी साइड में फ्लो करते हैं। ठीक है, स्विम करते हैं, ये कहलाते हैं हमारे प्लैंकटन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इसमें आते हैं उसके बाद बेंथोस। बेंथोस को आप यहाँ पर समझ सकते हो बी, ये हमारा ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड का यहाँ पर मतलब है बॉटम। ठीक है, यानी कि बेंथोस मतलब बॉटम। वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो कहाँ रहते हैं, ओशियन की बॉटम पे रहते हैं, बॉटम वाली लेयर पे रहते हैं, वही कहलाते हैं हमारे बेंथोस। जैसे कि हमारे स्नेल्स वगैरह है, ठीक है, क्रैब्स है, स्टार फिश है, ये सब कहाँ रहती है, बॉटम पर, ओशियन की बॉटम पर। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर है ये स्टार फिश है, कुछ एल्गी भी होती है, ठीक है, क्रैब्स है, स्नेल्स है, ये होते हैं हमारे बेंथोस। पूरे ओशियन के कहाँ पर है, बॉटम पर है, तो क्या कहलाएंगे, बेंथोस। आप यहाँ पर सीधा बी से बना सकते हैं, बेंथोस मतलब बॉटम, जो कहाँ रहते हैं, बॉटम पर रहते हैं, ठीक है। अब हमारा एक लास्ट बचा है यहाँ पर टॉपिक, वो है न्यूस्टोन, NEUSTON, यानी कि NEU और TRAL। न्यूस्टोन बना है न्यूट्रल से, ऐसे समझ सकते हैं, न्यूस्टोन बना है किससे, न्यूट्रल से। अब ये कौन से होते हैं, टिनी क्रिएचर्स, ये भी छोटे छोटे से होते हैं, वाटर की ऊपर वाली सरफेस पे रहते हैं, यानी कि आधे पानी में और आधे ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इनको ज़रूरत होती है एयर की भी और वाटर की भी, इसलिए ये क्या रहते हैं, वाटर की सरफेस पर रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा वाटर के अंदर, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं मतलब ये। जैसे कि यहाँ पर है न्यूस्टोन, ये लिखा भी इसके अकॉर्डिंग ही है, न्यूस्टोन, आधा बाहर है आधा पानी के अंदर है, और ये भी सेम आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, ये भी छोटे छोटे से ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये कहलाते हैं हमारे क्या, न्यूस्टोन। होप सो अभी आपको समझ आया होगा और ये प्रॉब्लम नहीं देगा। अभी जो टॉपिक होगा नेक्टोन से रिलेटेड, बेंथोस से और प्लैंकटोन से और न्यूस्टोन से, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। नेक्टोन, नेक्टोन क्या होते हैं, वाटर के साथ फ्लो कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, जैसे कि फिश, ठीक है, और यहाँ पर हमारी शार्क वगैरह होती है ये। उसके बाद यहाँ पर नेक्टोन के बाद आते हैं प्लैंकटोन। प्लैंकटोन कहाँ रहते हैं, न्यूस्टोन और नेक्टोन के बीच में, ठीक है, विद वाटर फ्लो करते हैं। अगर वाटर का फ्लो राइट साइड होगा तो राइट साइड स्विम करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट साइड, जैसे भी वाटर का फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग ही स्विम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेंथोस, बी से यहाँ पर सीधा सीधा बनता है बॉटम। ओशियन के बॉटम में जो रहते हैं वही क्या कहलाते हैं, हमारे बेंथोस ऑर्गेनिजम्स, लाइक स्टारफिश, स्नेल्स, स्क्रैब्स वगैरह। फिर हमारे एट द एंड आता है न्यूस्टोन, जो हमारे क्या रहते हैं, जिन्हें एयर की भी नीड होती है और वाटर की भी, तो वो आधे क्या रहते हैं, वाटर के सरफेस पे रहते हैं, आधे ऊपर और आधे पानी में, ठीक है जी, वो कहलाते हैं हमारे न्यूस्टोन, यानी कि NEU, न्यूस्टोन से क्या बन रहा है, न्यूट्रल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, साथ में उसके साथ क्या है, आपका एक्सप्लेनेशन भी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडेंजर स्पीसीज। यहाँ पर बतानी है कौन सी जो स्पीसीज है वो इंडेंजर प्रोजेक्ट पे नहीं आती है। क्रोकोडाइल है, एलिफेंट है, लॉयन है और कैमल है। इसका आंसर क्या है आपका, कैमल है। अब यहाँ पर इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कैमल्स एंडेंजर प्रोजेक्ट में नहीं है क्योंकि वो कोई एक स्पेशल कंजर्वेटिव प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है, जिसके इन सब में से लाइक क्रोकोडाइल है, एलिफेंट्स है, लोयंस है, ये सारे के सारे क्या है, खतरे में है। धीरे धीरे आप देख रहे हो लुप्त होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, जिस कारण क्या है, इनको बचाना, इनको सेव करने की ज़रूरत है और उनमें कैमल नहीं आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ डिसीज इज टर्म एज। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एटियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, सीरोलॉजी और पैथोलॉजी। पहले जान लेते हैं एटियोलॉजी क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, सीरोलॉजी क्या है और पैथोलॉजी क्या है। यहाँ पर सीधा सीधा सा है एटियोलॉजी। यहाँ पर सीधा जो एटियो है हमारा AETIO, उसका सीधा सा मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है, कि अगर जब एक डिसीज का कारण क्या है, डिसीज का ओरिजिन क्या है, अगर आपको फ्लू हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, अब सर्दियाँ चल रही, कोई कोल्ड वगैरह हो रहा है या फिर कोई मलेरिया, डेंगू वगैरह कोई प्रॉब्लम डिसीज है, तो उसकी स्टार्टिंग कैसी हुई है, मतलब एटियोलॉजी। यहाँ पर सीधा सीधा लॉजी का मतलब क्या है, हर जगह लॉजी आ रहा है, एटियोलॉजी, सीरोलॉजी, पैथोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी। लॉजी मतलब यहाँ पर सीधा सा है स्टडी, अध्ययन करना। अब हम किसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं, उनसे पहले वाले वर्ड्स में आ जाते हैं और देख लेते हैं एक बार। एटियोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन,
ऑरिजिन के बारे में स्टडी करना, यानी कि एक जो डिसीज है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसका आंसर मिल गया है, द स्टडी ऑफ ऑरिजिन ऑफ डिसीज इज टर्म एज एटियोलॉजी। इसका आंसर क्या है, एटियोलॉजी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, अगर वो आपसे पूछ ले एपिडेमियोलॉजी, तो एपिडेमियोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एटियोलॉजी के बारे में पता पड़ा, लास्ट में क्या है, ओ से मतलब ओरिजिन, और पूरा एटियोलॉजी मतलब भी क्या होता है, ओरिजिन ही होता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर सेकंड मेरा एपिडेमियोलॉजी। लॉजी मतलब तो स्टडी है, लास्ट में ये रह गया मेरे पास क्या, एपिडेमियो। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका अध्ययन करना होता है कि कैसे एक डिसीज फैलती है और लोगों को क्या करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है, अभी क्या था, डिसीज ने स्टार्ट हुई, अब डिसीज क्या करेगी, फैलेगी लोगों में, अलग अलग प्लेसेस पर फैलती है। ठीक है, जैसे कि कोविड-19 था, अलग अलग लोगों को हुआ, अलग अलग प्लेसेस पर फैला, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है जी, अब यहाँ से सीधा सीधा सा इफेक्ट, यहाँ से ई से आप समझ सकते हैं, ई मतलब इफेक्ट, एपिडेमियोलॉजी इफेक्ट यानी कि एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये डिसीज का क्या होना, इफेक्ट होना, उस पर स्टडी करना क्या कहलाएगा, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, फिर है आपका इसमें थर्ड सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड एंड हाउ द बॉडी फाइट्स इन्फेक्शंस। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब में क्या होता है, ब्लड होता है। यहाँ पर सीधा सीधा लॉजी का मतलब तो स्टडी आ गया। अब यहाँ पर आप CRO से समझ सकते हैं, सीरो या फिर सीरम। सीरम क्या होता है, हम सब में होता है ब्लड फ्लो करता है, तो सीधा सीरोलॉजी का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं ब्लड से रिलेटेड है, कि कैसे अब यहाँ पर जो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो कैसे इन्फेक्शन से, कैसे डिसीज से लड़ता है। तो सीरोलॉजी को आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा सीरोलॉजी का मतलब है ब्लड। फिर है आपका पैथोलॉजी। लॉजी मतलब तो सीधा सीधा वही आपका भी बताया मैंने, स्टडी करना, अध्ययन करना। अब यहाँ पर पैथोलॉजी का मतलब क्या है, पैथ या फिर पाथ यानी कि रास्ता, एक वे बनाना। अब यहाँ पर है, अब जो एक डिसीज जो है कैसे एंटर करेगी एक बॉडी में, या फिर कैसा फैलना शुरू करती है, कैसे रास्ते बनाती है। ठीक है, जैसे जैसे धीरे धीरे बॉडी में फैलती जाती है, लाइक कैंसर, वो फैलता जाता है धीरे धीरे, तो कैसे रास्ता बनाता है, तो वही क्या होती है हमारी पैथोलॉजी। ठीक है जी, ये होते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन MCQ से, जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं और टफ भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक है आपका, फोस्टरिंग एज अ कंजर्वेशन टेक्निक इज फाउंड सक्सेसफुल इन। अब यहाँ पर एक टेक्निक है फोस्टरिंग, मतलब सर्च आउट करने की, किसकी, कौन से यहाँ पर प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, किसको हम यहाँ पर कंजर्व करना चाहते हैं। पहला है हुपिंग क्रेन, फिर है ब्लैक फुटेड फेरेट, फिर है एंगस काउ, और फोर्थ पे है सीड प्लांट्स। तो इसका आंसर तो है हुपिंग क्रेन। हुपिंग क्रेन लाइक अ बर्ड। ठीक है, इसकी जो पॉपुलेशन है धीरे धीरे से खत्म होती जा रही है, तो इसको कंजर्व करना ही किसका है, एक फोस्टरिंग है, मतलब फोस्टरिंग एक कंजर्वेटिव टेक्निक है जो किसको कंजर्व कर रही है, हुपिंग क्रेन को। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा सा उसका आंसर क्या होगा, हुपिंग क्रेन। फोस्टरिंग क्या है, एक कंजर्वेटिव टेक्निक है। कौन सी टेक्निक किसको कंजर्व कर रही है, हुपिंग क्रेन को। हुपिंग क्रेन क्या है, लाइक अ बर्ड, लाइक जैसे हमारा हंस होते हैं उसके जैसी होती है, बट हुपिंग क्रेन में क्या उसकी खासियत है, वो वाटर में ही रहती है, लेकिन उसकी जो चोंच होती है वो ब्लैक कलर की होती है, उसकी पूंछ ब्लैक कलर की होती है, और उसके जो पंख है वो ब्लैक कलर के होते हैं। वही हमारी क्या कहलाती है, हुपिंग क्रेन। ठीक है जी, साथ में यहाँ पर, और ये पाई कहाँ जाती है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, हुपिंग क्रेन कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ अमेरिका में। ओके, अब यहाँ पर आपको गिवन भी है, फोस्टरिंग का मतलब क्या है, मीन्स रेजिंग द बेबीज ऑफ वन स्पीसीज बाय अनदर स्पीसीज टू हेल्प सेव दम। एक स्पीसीज से एक बेबी स्पीसीज को, जिसको हम कंजर्व कर रहे हैं, यहाँ पर आंसर है हुपिंग क्रेन को। हुपिंग क्रेन के बेबी को रेज करना है किसके द्वारा, किसी अनदर स्पीसीज के द्वारा। ठीक है, वही क्या कहलाता है हमारा, फोस्टरिंग। तो हुपिंग क्रेन को हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली फोस्टरिंग के द्वारा सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो ये टेक्निक है ये वर्क भी बहुत अच्छे से कर रही है, किसके लिए,
होपिंग क्रेन्स के लिए। होपिंग क्रेन्स क्या है? अ टाइप ऑफ बर्ड टू इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। तो उनकी पॉपुलेशन एग्जैक्टली हम फॉस्टरिंग के द्वारा इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये थे हमारा एमसीक्यू। अब है हमारा यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूजफुल फॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक टेक्निक है जहां पर स्पर्म यूज किए जाते हैं हेल्प करने के लिए एनिमल्स को, मतलब रिप्रोड्यूस करना है विदाउट नेचुरल मीटिंग। सीधा सीधा सा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कि एक टेक्निक है यहाँ पर एनिमल्स का स्पर्म को यूज करके हम क्या करते हैं, विदाउट नेचुरल मेटिंग हम उसको क्या करते हैं, एक एनिमल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भाई, हमारा क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और ये ज़्यादातर कहाँ पर हो रहा है? कौन से एनिमल्स को ऐसे हम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? एलिफेंट को। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? एलिफेंट। उनकी पॉपुलेशन को हम सेफली क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। दैट्स वाई हम एलिफेंट्स के लिए क्या कर रहे हैं? कौन सी टेक्निक को यूज कर रहे हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? एक टेक्निक है जो कि हम स्पर्म को यूज करके विदाउट नेचुरल मेटिंग हम क्या करते हैं? उस एनिमल की रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है जी, ओके जी। सो आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है इन मेन टॉपिक्स के साथ। होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।